हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 376 के केस में। अगर कोई नौकरी वाला व्यक्ति फंसा हुआ है और वो 376 का केस उस पर फर्जी ही लगाया गया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत उस अभियुक्त के पास नहीं है जिस पर ये सब आरोप लगाए गए हैं। कहने का मतलब ये कि अब सवाल इस बात का है कि 376 की एफआईआर हो गई, नौकरी वाला व्यक्ति, सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति हो सकता है जेल भी चला गया। अब जब जेल से छूटा तो देखिए, एक आम आदमी या नौकरी पेशे का आदमी जो नहीं है या लोकल आदमी है, यानी कि जहाँ का केस है वहीं का व्यक्ति है, तो अमूमन वो ये चाहता है कि हम केस लड़ेंगे, जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये जो केस है वो अदर स्टेट में है, तो ऐसी स्थिति में भाई हर व्यक्ति चाहता है, जानता है, समझता है कि भाई अदर स्टेट में जाके केस लड़ना कितना टेढ़ी खीर है। पैसे भी जाएंगे, समय भी जाएगा, पूरा ट्रायल जब तक चलेगा तब तक वहाँ पे हर डेट पे जाना रहेगा, तो तमाम दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो ये दिमाग लगाता है कि भाई हम किसी भी तरह से इस केस से बाहर हों, चाहे समझौता करके, चाहे किसी भी किसी भी प्रकार से इस केस से हमको छुटकारा मिल जाए। तो जो वास्तविकता है केस खत्म करने की, भाई या तो 482 में जाएगा, चार्जशीट चैलेंज करेगा, या तो वो समझौता कर लिया हो उसके बाद भी हाई कोर्ट जा सकता है 482 में उसी के अकॉर्डिंग, या बिना समझौते के आधार पे अगर उसके ऊपर फर्जी मुकदमा है तो भी वो चैलेंज करेगा। तीसरा रास्ता ये है कि मान लिया जाए कि वो इस हैसियत वाला नहीं है कि वो हाई कोर्ट जाए। अब हैसियत की भी बात छोड़ दीजिए, वो ये चाहता मैं प्रॉपर चैनल से पहले डिस्चार्ज फाइल करूं, उसके बाद हाई कोर्ट जाऊं। देखिए, डिस्चार्ज के बाद यानी कि धारा 227 सीआरपीसी सेशन में फाइल होगी। सेशन अगर रिजेक्ट करता है तब हाई कोर्ट जाएंगे। एक तो ये रास्ता है, दूसरा रास्ता 482 का है। अब कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो देखिए दोनों ही ऑप्शन सबके लिए हैं। डिस्चार्ज पिटीशन तभी फाइल होगी, डिस्चार्ज का एप्लीकेशन आप तब दे सकते हैं जब चार्ज ना बना हो, यानी चार्जशीट फाइल हुई और चार्ज ना बना हो। जमानत के बाद, ध्यान रखें, जब भी बेल हो जाए, जमानत के बाद चार्ज फ्रेम होने से पहले धारा 227 सीआरपीसी में आप डिस्चार्ज में जाएंगे। अब इस बात की बात कर लेते हैं कि क्या डिस्चार्ज के बाद भी 482 में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आपने डिस्चार्ज फाइल किया, डिस्चार्ज फाइल करा, अगर अलाउ हो गया तो कहानी खत्म हो गई केस की। इन केस मान लीजिए, भाई देखिए, अच्छा खराब दोनों तरफ से, यस और नो दोनों तरफ से देखा जाता है। मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आपके पिटीशन को, आपके एप्लीकेशन को खारिज कर देता है, वही आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। अब सवाल यह है क्या डिस्चार्ज के बाद भी आप 482 में जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब 482 में जाने के लिए भाई आप जमानत पे छूट गए, जब कोर्ट में डेट लगी, चार्जशीट फाइल हुई, समनिंग हुआ, फिर आप जा सकते हैं। 482 के बाद भी डिस्चार्ज में जा सकते हैं अगर आरोप तय नहीं हुआ है, यानी कि चार्ज नहीं बना है। अगर चार्ज नहीं बना है तो 482 के बाद भी डिस्चार्ज जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अच्छा नहीं है या ये अच्छा नहीं है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ग्राउंड्स पे 482 में जाएंगे वही ग्राउंड्स आप यहाँ भी रख सकते हैं। सेम पिटीशन नहीं है लेकिन रख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 376 का केस आप पे हो गया, 164 के बयान आपके फेवर में हो गए, या ऐसा बोला जा रहा है कि भाई इसने कोई गलती नहीं की, इसने कोई अपराध नहीं किया, ये गलती से हमने लिखा दिया, या फेवर ले लिया गया कि मेरी सहमति से ये सब हुआ, कुछ भी यानी कि आपके फेवर का हो,
तो भी आप डिस्चार्ज यही ग्राउंड लगाएंगे भाई ये क्या कहा गया है, जबकि FIR में ये कहा गया है। इसी तरह 482 में भी ये सब चीज़ें होंगी। अब रही बात मेडिकल पे, बहुत ज़बरदस्त अच्छे जजमेंट्स हैं मेडिकल पे कि अगर पीड़िता ने मेडिकल कराने से मना कर दिया या मेडिकल में कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं हो पाया, कोई बात रेप कंडक्ट हुआ या नहीं ये रेप में पुष्टि नहीं हो पाई, मेडिकल में नहीं हो पाई रेप की पुष्टि, तो ऐसी स्थिति में मेडिकल के आधार पर डिस्चार्ज ज़्यादातर मिलता है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके केस में है तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं।